पे तो कैमरे की सेटिंग कुछ और हो रही है। Hey guys, welcome back to the channel Study Portal. तो वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी पोर्टल। तो आपका सीटेट एग्जाम है 31 जनवरी यानी कि संडे को आपका सीटेट एग्जाम है। आई होप आप लोगों की तैयारी सब अच्छे से होगी, सारे क्वेश्चंस आपने अपने अच्छे से तैयार किए होंगे। जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है आपका पेडागोजी का, चाहे वो आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है, लैंग्वेज की पेडागोजी होती है और सीडीपी भी आपकी आती है। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो आपका बेस होता है वो होता है आपकी पेडागोजी। अगर आपकी पेडागोजी के कांसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस जितने इजी दिखते हैं उतने ही कंफ्यूजिंग भी होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से भी जुड़े होते हैं जो आप इजीली गैस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक और आपके कांसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बड़े ही अच्छे से एग्जाम को दे सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं और किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की स्पेसिफिकली। तो हिंदी पेडागोजी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जितना भी लंबा आपका सेशन चलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी पूछे गए हैं, जितने भी आपके पिछले साल के पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हमारी जो आज की नई फैकल्टी है जो आपको हिंदी की पूरी पेडागोजी करवाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितु और मैं आज आपको सारे हमारे जो प्रीवियस ईयर में जितने भी सीटेट के हिंदी पेडागोजी से नोटिफिकेशंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम हमारे पेडागोजी के अंदर कि हिंदी कक्षा में प्राय हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी हिंदी क्लास होती है, जो बच्चा हिंदी बैकग्राउंड से है तो उसको हिंदी सीखने में ज्यादा टाइम डिफिकल्टी क्यों फेस करनी पड़ती है? क्योंकि जो हमारी हिंदी की जो होती है उसकी जो भाषा, जो लैंग्वेज, उसके व्याकरण में और हमारे जो हम जो दैनिक जीवन में हम जो भाषा बोलते हैं उसमें काफी अंतर होता है। इसलिए इसके अंदर क्या ऑप्शन आना चाहिए कि प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है, जिसकी वजह से बच्चों को हिंदी सीखने में क्या आती है, परेशानी सामना पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए सही हमारा ऑप्शन क्या होगा कि प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, जिसकी वजह से बच्चों को हिंदी सीखने में क्या है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, ये किसका कथन है? हम किसी पेडागोजी की बात करें किसी भी सब्जेक्ट की तो हमारे काफी सारे कथन होते हैं जो सीधे ये पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 या 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे आते ही आते हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है कि ये नियम किसने दिए है या ये कथन हमें किसने कहा है। तो इसमें पूछा गया है कि लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, ये हमें किसने कहा है, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेडी मार्टेश्वरी। लेडी मार्टेश्वरी ने कहा है कि हमें लिखना पढ़ने से पहले सीख लेना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है कौन से स्तर पर? कि हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने से पूर्व रुचि उत्पन्न करना, कि किस लेवल पर? मतलब हमारे 3 स्तर हो जाते हैं कि प्राथमिक स्तर है, फिर जूनियर स्तर है, फिर हमारे उस स्तर पर कि किस स्तर पर हमें बच्चे का इंटरेस्ट हिंदी में क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ पे हो जाता है? प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर ही हमें बच्चों को हिंदी सिखाने में रुचि इंटरेस्ट क्रिएट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या, फिर से रिपीट कर रही हूँ। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है किस स्तर पर सिखाने का? प्राथमिक स्तर पर, मतलब जूनियर लेवल पर ही हम बच्चों को हिंदी में इंटरेस्ट क्रिएट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? कि अगर आपको बच्चों को भाषा सिखानी है तो उसको किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए? मतलब आप बोलोगे, उसके साथ ज्यादा बातें करोगे या फिर उसको सुन के ज्यादा सीखेगा या पढ़ के ज्यादा सीखेगा? किस तरीके से बच्चा जल्दी भाषा सीखता है? क्वेश्चन था हमारा कि भाषा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए ऑप्शन हमारा? अनुकरण करके। क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं छोटी क्लासेस में या हम भी बच्चों को सिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम उनको साथ बोलते हैं उनके, तो बच्चा क्या करते हैं, अनुकरण करके साथ साथ उसको रिपीट करके जल्दी सीखता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, भाषा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है?
अनुकरण करना, मतलब उसका अनुसरण करके सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष क्या है? मतलब भाषा के शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष। भाषा के अधिग्रहण का मतलब क्या है कि हम कोई चीज सीखें, अगर हमें भाषा सीखनी है तो हम उसको किस चीज से ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 भाषा कौशल होते हैं, जैसे लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सुनना है। तो किस चीज से हम जल्दी लैंग्वेज को सीख लेते हैं? तो इसके अंदर हम बात करें तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर हमारा सुनना? किस चीज से हम जल्दी सीखेंगे? तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर कहेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, हम या तो सुनकर हम कोई चीज जल्दी सीखते हैं या फिर हम पढ़कर। हमने कोई चीज कहीं पे पढ़ी, हमने कहा हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है, मैंने इस चीज के बारे में कहीं से पढ़ा है, या हमने हाँ ठीक है मैंने इस चीज को यहाँ कहीं से सुना है। तो हम सुनकर और हम पढ़कर क्या करते हैं, भाषा को जल्दी से अधिग्रहण करते हैं। तो इसके अंदर अगर आपको दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं कि सुनकर या एक ऑप्शन दिया है पढ़कर, और एक ऑप्शन अगर आपको दिया है सुनकर और पढ़कर, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, सुनना और पढ़ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। बच्चों में सिखाने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? आपने कोई चीज सीखी है तो उस चीज के कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कोई चीज सीखी है? तो क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस हम फील करेंगे? हमारे व्यवहार में परिवर्तन। तो बच्चे ने अगर कोई चीज सीखी है तो उसका सबसे प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या होगा कि उससे वो अपने लाइफ में उस चीज को यूज करना स्टार्ट कर देता है। यूज करना स्टार्ट कर देता है तो उससे क्या होगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है, क्या परिवर्तन चेंजेस के व्यवहार में आते हैं, वो आता है व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता कैसी होती है? देखो अब हमें पता है कि हर बच्चे का क्या है, बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखता है, कोई स्लो सीखता है, तो हर बच्चे का सीखने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन है कि सेम होता है, कोई कहता है कि सब बच्चे एक तरीके से सीखते हैं, क्या अगर ये 3 साल का बच्चा है तो ये भी इस स्पीड से सीखेगा, 3 साल का बच्चा इसको भी ऐसे आना चाहिए। तो ये चीज जरूरी नहीं है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका, हर एक के सीखने की लर्निंग पावर डिफरेंट होती है। तो क्यों, ये हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है कि हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो एक बार समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, कैसी होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है क्या? जब एक छोटा बच्चा है या कोई भी कह सकते हैं, जब स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन कोई नई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है तो कहते हैं वो किस तरह के शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है? निरर्थक। मतलब हम छोटा बच्चा है, काफी सिर्फ ब स ये बा इस तरह के शब्द यूज करता है जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई बोलना सीखता है तो कैसे शब्दों का ज्यादा प्रयोग करता है? भाषा समझ का, ध्वनियों का, शुद्ध उच्चारण का या निरर्थक शब्दों का? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा निरर्थक शब्दों का, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको मीनिंग नहीं पता होता, वो जो सीख रहे हैं उन शब्दों को उस हिसाब से प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है, हस्तक्षेप से व्यवहार में संशोधन करने की प्रक्रिया है। किस चीज से हमारे व्यवहार में संशोधन होना स्टार्ट होता है? संशोधन का मतलब है परिवर्तन, चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। किस चीज से हमारे व्यवहार में आपको बताइए परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं? भाषा से, मातृभाषा से, अधिग्रहण से या पढ़ने से? क्या आपने कोई चीज पढ़ी उससे आपके उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट होता है किसी चीज से? अब यहाँ पे देखो अधिग्रहण आना चाहिए। देखो पढ़ना है, हम कहेंगे पढ़ के हमने कोई चीज सीखी, मातृभाषा सीखी या भाषा सीखी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब मैंने आपको कहा है, अधिग्रहण मतलब अर्जन, कि आपने कोई चीज सीखी और उसको आपने अपने व्यवहार में लाना स्टार्ट कर दिया। तो अधिग्रहण का मतलब होता है अर्जन, और जो चीज आपने सीखी है उसको प्रयोग करना, हमारा क्या कहलाता है? अधिग्रहण। तो अधिग्रहण क्या है? व्यवहार में संशोधन करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिग्रहण। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर होते हैं कैसे? या अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व है तो कैसे सीखेगा? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर होते हैं कैसे? समान रूप से ग्रहण करने वाले, देर से ग्रहण करने वाले, जल्दी ग्रहण करने वाले, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधी सी बात है, अगर किसी बच्चे की डेवलपमेंट, माइंड की डेवलपमेंट अगर पूरी हो गई है तो क्या है, वो चीज जल्दी से सीख लेगा। अगर आप 2 साल के बच्चे को स्कूल में भेजते हो, एक आप 3 या 3.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजते हो, तो कौन सा बच्चा ज्यादा जल्दी सीख पाएगा? जो 3.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग 2 साल के बच्चे के कंपैरिजन में अच्छे से डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे क्या सीखते हैं? जल्दी ग्रहण करते हैं। तो अगर उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग आप क्लासेस के अंदर भेजते हो या उनकी एज के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाई स्टार्ट करवाते हो तो बच्चा जल्दी से उस चीजों को सीख पाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है। अब ये चीज हमें हमेशा पूछी जाती है, हमें पता भी है कि निम्न प्राथमिक स्तर का मतलब है हमारी प्राइमरी या प्री प्राइमरी एज, जहाँ पर बच्चों को किस भाषा में सिखाया जाता है। अब कोई भी बच्चा है अगर किसी परिवेश से आया है तो उसको उसकी मदर टंग में मातृभाषा में सिखाना ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को जल्दी से कनेक्ट कर पाएगा, समझ पाएगा। अगर एक बच्चा हिंदी भाषा है उसको स्टार्टिंग में जाते इंग्लिश में सारी चीजें बोलना स्टार्ट करोगे, कुछ भी समझ नहीं पाएगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए प्री प्राइमरी या निम्न स्तर पर हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दिया है थार्नडाइक हमें 3 नियम दिए हैं, तो अभ्यास का नियम किसका है? थार्नडाइक का। तो बस राइट क्वेश्चन है कि अभ्यास के नियम का के अधिगम को नियम स्वीकार किया किसने? थार्नडाइक। ओके। नेक्स्ट है निम्न में से क्या भाषा शिक्षण के सिखाने की विशेषता नहीं है, कि भाषा शिक्षण को सिखाने के लिए क्या जरूरी नहीं है। अब देखो भाषा शिक्षण को सिखाने के लिए क्या जरूरी नहीं है, देखो अब वहां पे क्या है कि आप वहां पे एक्टिवली ना हो, कोई चीज सिखाने के लिए बच्चे को कोशिश ही ना करो, या किस तरीके से बच्चे को क्या चीज हमें उनको वहां पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि बच्चा उस भाषा को इजीली सीख सके। हम नॉर्मली जो बच्चे हैं स्कूल में नहीं भी जाते तब भी वो भाषा उनकी डेवलप हो जाती है। बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी उनकी लैंग्वेज है, इसका मतलब थोड़ा ही कि हर चीज वो किसी न किसी उसको स्कूल या कोई ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो तभी सीख पाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा घुमाया गया, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमें करेक्ट लग रहे हैं कि भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, भाषा शिक्षण के अंदर असक्रिय रहता है। नहीं, कहा है कि भाषा शिक्षण के लिए एक विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करना जरूरी नहीं है। हम अपने आसपास के परिवेश से एक दूसरे से बात करके सुन के उन चीजों को अपनी लैंग्वेज को आराम से इजीली सीख जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई अलग से परिवेश डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधी सी बात है, अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब कोई बच्चा सीखी हुई बात का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। देखो हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हर पल सीखते ही रहते हैं, लेकिन हर चीज को तो प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब उस सीखी हुई चीज को, उस नॉलेज को हम यूज करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अधिग्रहण कहलाता है। हमने कोई चीज सीखी और अब उसको व्यवहार में लाना हमने शुरू कर दिया। तो जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो ये प्रतिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? अधिग्रहण कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फिर हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सिद्धांत किसने दिया? कौन सा? सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो हमें सीधा पता है पावलोव ने। याद होगा आपको, आपने पढ़ा भी होगा कि पावलोव का सिद्धांत क्या था कि जैसे ही कोई कुत्ता खाने को देखता है तो उसको लार आने स्टार्ट होती है। तो क्या जैसे ही उस कोई भी एक्ट हुआ उसके कोरस्पॉन्डिंग से क्या हुई? कोई ना कोई रिएक्शन हुई, तो संबद्ध प्रतिक्रिया हुई कि कोई एक काम के से प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो हमारा संबंध प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया है? पावलोव ने दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमसे पिछली सारी क्लासेस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे लास्ट टेस्ट में आए हुए हैं। नेक्स्ट इसे क्या है? भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपके क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होंगे, ज्यादा कोई बड़ी साइकोलॉजी नहीं होती है, लेकिन बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के स्टेटमेंट को चेंज करके हमसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा वही क्या है कि अभ्यास का नियम किसने दिया, लेकिन स्टेटमेंट चेंज करके अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। तो अभ्यास, तो ये किसने कहा? ये कथन किसका है? ये हमारा थार्नडाइक का कथन। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत का के प्रतिकूल है? कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आपको पता है कि जहाँ पे 70 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल कौन सा है? व्याकरण के लिए, कि बच्चों को अगर हम व्याकरण नियम सिखाएंगे तो भाषा को जल्दी सीख जाएंगे। नहीं, उसमें हमारे सीखने में शुद्धता आ जाती है कि हम उसमें मिस्टेक नहीं करते हैं, लेकिन व्याकरण की वजह से हम भाषा जल्दी सीख जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे व्याकरण के सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाएगा, व्याकरण के नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा करना चाहिए ताकि इस बच्चा सरलतापूर्वक सीख जाए? अब कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आप जब आप पढ़ा रहे हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज को इजीली ग्रैस्प कर पाए, जल्दी उस चीज को सीख पाए? तो क्या करना चाहिए कि बच्चे को उसके आसपास की चीजों के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ाना चाहिए। जैसे अब बच्चे के आसपास क्या है? उसकी
कक्षाएं कहानियां होगी कि आप कहानी से कोई चीज सिखाओगे और एक आप सीधा थ्योरी से पढ़ाओगे तो कहानी में बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है तो जल्दी चीज को सीख जाता है। या पशु पक्षियों के साथ जोड़कर या खेल खिलौने के साथ जोड़कर अगर आप बच्चों को सिखाओगे तो यहाँ पे सारी ऑप्शन हमारे क्या है, सही जा रहे हैं कि अगर बच्चों को कथा कहानियों के साथ सिखाओगे, पशु पक्षियों के साथ रिलेट करके सिखाओगे, खेल खिलौने के साथ रिलेट करके सिखाओगे तो बच्चा इजीली सीख जाएगा। तो हाँ, सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, उपयुक्त सभी कि कथा कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ या खेल खिलौनों के साथ रिलेट करके अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी बहुत इजीली सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है भाषा शिक्षण का केंद्र। अब शिक्षक कह रहे हो या शिक्षा कह लो आप कि शिक्षण के अंदर आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए, आपकी किसके ऊपर आप ध्यान देते हैं। हमेशा सीटेट पे कह लो किस चीज में, हमेशा जो हमारी जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वैसे भी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षक का प्रथम उद्देश्य क्या है, कि भाषा शिक्षण का केंद्र कौन होना चाहिए। सीधी सी बात, हमें भाषा किसको सिखा रहे हैं, बालक को। तो भाषा शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है, बालक होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बालक, कि शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है भाषा शिक्षण का केंद्र हो बालक। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है। अब शिक्षण सूत्र आपने पढ़ ही लिए होंगे, काफी सारे हैं, जैसे कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आपका ज्ञात से ज्ञात की ओर, या ज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, ये अलग अलग लेवल से, प्राइमरी पर, जूनियर पर, सब लेवल पर अलग अलग तरह के हम वो क्या करते हैं कि बच्चा सीख पाता है, हर एक लेवल पर डिफरेंट हो रहता है। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि भाषा को सिखाने का सबसे सही उपयुक्त शिक्षण सूत्र आपका कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम छोटे लेवल पे, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि प्राथमिक लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर या उच्च स्तर पर, सिर्फ आपसे पूछा गया कि भाषा को सिखाने का उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है। तो अगर हम कठिन से सरल की बात करें तो कठिन तो बहुत मुश्किल होगा, पहले बच्चों को कठिन सिखाओ फिर सरल सिखाओ, नहीं। नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब बच्चे को कुछ नहीं पता है, ज्ञात है, फिर उसको आप जो चीज पता है ज्ञात उसकी तरफ लेके जा रहे हो, कि अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं। उसके बाद कह रहे संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। संश्लेषण का मतलब है कोई चीज के बारे में आपने क्या करा, तो छोट करके आप उसको बता रहे हो, फिर उसके बाद उसके लास्ट में पूरे बड़े बता रहे हो, फिर विश्लेषण करके पहले आपने पूरे गोल बता दिए, फिर उसको विश्लेषण करके तोड़ के बता रहे हो, नहीं। तो यहाँ पर जब आपको कोई भी लेवल स्पेसिफाई नहीं किया है कि प्राथमिक लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, तो उस लेवल पर शिक्षण सूत्र का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है आपका, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब है जो चीज प्रत्यक्ष है, सामने है, अमूर्त की तरफ मतलब जो चीज बच्चे को पता नहीं है, जो सामने नहीं है, उसके बारे में बच्चे को बताना। तो मूर्त से अमूर्त की ओर का जो सिद्धांत होता है वो शिक्षण सूत्र का बेस्ट तरीका होता है, आप कह सकते हैं उपयुक्त तरीका होता है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणाली का चुनाव निगम में किस आधार पर किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अब बच्चों को कोई चीज पढ़ानी है उसके लिए किस तरह की सामग्री यूज करेंगे, हम ऑडियो विजुअल्स हैं या फिर हम बुक्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग से बता रहे हैं, वो किस तरीके से कहना चाहिए, किसके आधार पर। अब कोई बच्चा है जिसको बोलने में कोई दिक्कत है, सुनने में कोई दिक्कत है, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको देखने में कोई दिक्कत है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ऑडियो वाली कोई चीजें उनको प्रोवाइड करवाएं, और किसी को देखने में और बोलने में कोई प्रॉब्लम कुछ भी है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हमें उनको मटेरियल प्रोवाइड करना होता है ताकि उस चीज को सीख पाए जल्दी से। और हर एक बच्चा तो जैसा नहीं है, किसी को सीखने में दिक्कत हो सकती है, तो कोई देख के ज्यादा जल्दी सीख लेता है, कोई सुन के ज्यादा जल्दी सीख लेता है, किसी को पढ़ के जल्दी इजीली समझ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणाली का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, किसी भी पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है क्या। अब आप बच्चों को सिखा रहे हो तो उसके अंदर क्या है कि बच्चों को क्रियाशील मतलब बच्चों को आप इन्वॉल्व करो उस चीज के अंदर। इसलिए क्या चीज जरूरी है कि आप पढ़ाई जा रहे हो, बच्चा इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, आपसे कुछ पूछ नहीं रहे हो, आपने पढ़ाई किया, हाँ मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ आ गई, लेकिन इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि बच्चों को उस चीज के अंदर क्या करें, उसकी प्रैक्टिस करवाएं, उसको उस चीज में इन्वॉल्व करें, उसको करके सिखाएं, उसका अभ्यास करवाएं। तो इसके अंदर है हमारे कि भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक अंग क्या है, प्रश्न पूछना, अभ्यास कराना, साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन करना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछना से कि आपने कोई चीज पढ़ाई, उसके बाद में उससे रिलेटेड बच्चे से क्वेश्चन पूछे ताकि बच्चा उस चीज के अंदर क्या रहे, इन्वॉल्व रहे। अभ्यास करवाना मतलब आप उसको जो भी चीज सिखाई है उसको करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए ताकि वो बार बार करके सीखे, अभ्यास करे उसका। और साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन करना कि मतलब आप कोई चीज क्या है, कोई ना कोई आयोजन करके उस चीज को बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, एक्टिविटी मतलब कह सकते हैं कि एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करके बच्चों को सिखाएं। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
प्रश्न पूछकर, अभ्यास कराकर और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। विस्मृति का मतलब कोई चीज याद थी और उसको हम फिर भूल गए, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाषा के शिक्षण में विस्मृति को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी। बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो चीज क्या अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपने कोई चीज सीख ली, आपने एक बार करके देखी, नेक्स्ट टाइम 2-4 दिन के बाद आपने उस चीज को नहीं किया, उसके बारे में नहीं रिवाइज किया, ना उसको करके देखा, तो थोड़ा टाइम के बाद हाँ मैंने किया तो था लेकिन मुझे याद भूल गई, क्यों, आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की। तो यहाँ पे क्या है, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो चीज का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभ्यास। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपने पढ़ा होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको बताना है कि कौन सा भाषा के शिक्षण में, भाषा को सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, कौन से सिद्धांत का होता है। तो एक है साहचर्य का सिद्धांत, किसी से कनेक्ट करके सिखाना, आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार उस चीज को रिपीट करना, बोलचाल का सिद्धांत, उसी को प्रयोग में लाना, लिखने का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है आई थिंक आवृत्ति का सिद्धांत, कि आप बार बार वही चीज की आप उसको रिपीट करो, प्रयोग करो उसको, बार बार उसकी आवृत्ति, जितनी बार उसकी रिपीटेशन होगी उतना क्या होगा, आप भाषा को अच्छे से इजीली सीख पाओगे, यूज कर पाओगे। भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है किस पर। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत मतलब आप किस तरह की सामग्री का यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आपने ऑडियो चीजें ज्यादा यूज की, विजुअल पिक्चर्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों को। तो भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, विद्यालय पर, बालक पर, अभिभावक पर या अध्यापक पर। सीधी सी बात है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कि वो हर एक अध्यापक को पता होता है कि उनके बच्चे को किस तरीके से ज्यादा जल्दी सीख पाएगा, और किस तरह के बच्चे को आपकी क्लास में किस तरह के बच्चे को किसको किस हिसाब से सिखाया जाए, तो इसके लिए क्या रहेगा बेस्ट। तो भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत सीधी सी बात है हमारे अध्यापक पर निर्भर करता है, आधारित होता है, कि विद्यालय चूज नहीं करता कि कैसे पढ़ाना है, और बालक चूज नहीं करता है, चूज कौन करता है, अध्यापक चूज करते हैं, उसको पता होता है कि उसके बच्चों में कौन सा बच्चा कैसे सीख सकता है, उसकी लर्निंग पावर कैसी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है अध्यापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, और बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पिछले सारे पेपर्स में आ चुके हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप अगर आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई 3-4 डेज बाद आपका एग्जाम है, तो मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो ऑलरेडी हमारे पीछे रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। फिर हमने वही कहा था कि जो सिद्धांत है, हमारे जो डेफिनेशंस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। तो अब यहाँ पे पूछ लिया अनुकरण का सिद्धांत है कि प्रतिपादक कौन है, तो वो है हिलगार्ड। हिलगार्ड ने अनुकरण का सिद्धांत दिया है। हिलगार्ड ने क्या दिया था, हमारा अनुकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, हिलगार्ड ने दिया है। ठीक है भाई, देख लेना, बाकी मैं बोल ही रही हूँ, समझ जाए तो हिलगार्ड अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण अगर आप सिखा रहे हो तो उसका उद्देश्य मतलब कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिव तो होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि भाषा हम जो शिक्षण कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो बच्चे से भाषा शिक्षण हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या, मोटिव क्या है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना। बताओ कौन सा आपको बेस्ट आंसर लग रहा है। देखो, अगर आपने कोई चीज पढ़े जा रहे उसका आपका अर्थ समझ नहीं आ रहा, तो चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपने कोई चीज पढ़ी तो उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। बोलकर अपने व्यक्ति करना, अगर आपकी भाषा डेवलप कर ली है तो आप सीधी सी बात है, हर चीज तो आप लिखते नहीं दिखाते, तो आपको किसी को कोई चीज बताने का क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो बोलकर बताते हैं, या फिर किसी ने कुछ बोला तो उसको आप सुनकर समझते हैं। तो इसमें यहाँ पे तीनों आंसर हमारे, तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उसका मीनिंग हमें समझ आए कि हमने जो पढ़ा है उसमें कहना क्या चाह रहा है। दूसरा, बोलकर उन्हें व्यक्त करना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम उन चीजों को व्यक्त करना है कि हाँ आपने कोई चीज सोच रहे हो लेकिन आप उसको बताओगे कैसे, बोलकर बताओगे, तो बोलकर उन्हें व्यक्त करना और दूसरों की बातों को सुनकर समझना। ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा है जो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, इनमें से कोई भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत नहीं है हमारे। ठीक है,
आपने मेन सारे सिद्धांत पढ़े ही होंगे, तो इनमें से जो मैं बोल रही हूँ क्रिया का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, ये कोई भी क्या है भाषा शिक्षण के सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। एक शिक्षक है भाषा पढ़ा रहा है, अपनी लैंग्वेज सिखा रहा है, तो उसको सबसे पहले किस चीज पे मेन फोकस करना चाहिए कि बच्चे को इजीली सिखा पाए। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो उसको वो लैंग्वेज को प्रयोग करनी चाहिए, ताकि बच्चा हर टाइम टीचर कुछ बोलता रहता है, कुछ पढ़ाता रहता है, समझाता रहता है, तो उसकी लैंग्वेज ही, उसका बोलचाल ही क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बच्चे को उसकी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक शिक्षक को पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का, किसी का बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर दे, सामान्य बोलचाल का कि वो अपनी लैंग्वेज के अंदर बोल के आपको चीज समझा रहे हो वो चीज, या शामवर्ड का प्रयोग करना चाहिए प्रश्न पूछकर। तो भाषा को पढ़ाते समय जो सबसे मेन चीज होती है वो हमारी बोलचाल होती है, कि बच्चा बहुत कुछ है सुनकर सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य बोलचाल। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बात को ध्यान रखा जाए, किस चीज का। अब सीधी सी बात है, अगर आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं तो वहां पर किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। आपने स्टार्ट कर दिया और बच्चे को उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। तो हमने ये चीज पढ़ी भी है कि हमें कोई चीज सिखाने से पहले बच्चे का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत बालक को क्या ध्यान रखना चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचियों का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, कि हम कहते हैं अरे इसे तो कर लिया आपने, अब तक क्यों नहीं किया, इसको तो समझ आ गया आपको क्यों समझ नहीं आया, कि ये क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इसकी वजह से हर एक बच्चे का सीखने का लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो हमें क्या रखना चाहिए, हमें बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चे का सीखने का लर्निंग क्या है डिफरेंट होती है, तो हम उसको ध्यान रखते सिखाएं, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर से। ऐसा नहीं कि स्लो बच्चे के चक्कर में जो बच्चे सही है उनका लॉस कर दे, या जो बच्चे बहुत फास्ट है के चक्कर में जो बच्चे धीरे सीख रहे हैं उनका लॉस कर दे। ऐसा नहीं, हमें क्लास को इस हिसाब से लेके चलना चाहिए कि हम सब बच्चों को एक साथ लेकर चल पाए, सब बच्चे समान रूप से उस चीज को सीख पाए। तो यहाँ पर क्या है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है बालक में ध्यान रखा जाए किस चीज का, उनकी रुचियों का, प्रवृत्तियों का, व्यक्ति की विभिन्नताओं। तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बालक किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर क्या है, हम प्राइमरी लेवल की बात करें, किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। बाल साहित्य मतलब जो हम कहानियां, जो भी स्टोरीज हम किस बुक्स के अंदर डालते हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। उस बाल जो साहित्य है जो उनको सिखाना चाह रहे हैं, उनकी जो मोरल्स हैं, नैतिक कहानियां सिखाते हैं, या उनकी बोलचाल को जो शब्द भंडार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें किस तरह का साहित्य होना चाहिए। ऐसा साहित्य जिसमें क्या हो, शब्दों का और घटनाओं का दोहराव हो। देखो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि प्राथमिक लेवल पे बात हो रही है। अब प्राथमिक लेवल पे है तो बच्चा बार बार जहाँ पे शब्द रिपीट होंगे या घटनाएं रिपीट होंगी, तो बच्चा क्या है उस चीज को, उन शब्दों को समझ पाएगा, उन घटनाओं को, उन शब्द को का अर्थ समझ पाएगा, फिर उनको अपने डेली जीवन में यूज कर पाएगा। तो प्राथमिक लेवल पर जो साहित्य होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारी घटनाएं, हमारे शब्द क्या है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही डिफिकल्ट शब्द आप यूज कर रहे हो कि बच्चा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है और वो उसमें लिखे जा रहे हैं साहित्य के अंदर, जो हम मोस्ट बड़ी क्लास में हमारा जो कहते हैं कि हम उच्च लेवल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी लेवल पर जो होता है कि वो बहुत ही छोटी छोटी कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा जिनके साथ कनेक्ट कर पाए, और शब्द बहुत छोटे छोटे और ऐसे होने चाहिए बार बार रिपीट हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों का घटना क्या हो, दोहराव हो, रिपीटेशन हो। और कह रहे प्राथमिक स्तर पर आप ये चीज ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जा रहा है, प्राथमिक लेवल दिया जा रहा है, माध्यमिक स्तर दिया जा रहा है, उच्च स्तर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय कौन से हैं। कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास, रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या उपयुक्त उपाय है कि बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। ऐसे नहीं कि आप बच्चों को लिखवाए जा रहे हो, बच्चा लिखे जा रहा है, उसका फिर इंटरेस्ट लूज नहीं हो, उसके इंटरेस्ट उसका रह नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, बोल कर, मतलब जैसे हम कहानियां हैं या कोई चीज बोल रहे हैं, नॉवल का कुछ भी है, तो बच्चों को बोल के ज्यादा समझाना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर लिखने का काम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका बोलचाल का, कि बच्चा सुनकर उस चीज को समझे। तो बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाया जाना चाहिए। जैसे मौखिक रूप से आप ये भी कह सकते हो, जो आपकी वीडियो है, ऑडियो है, ये भी क्या इसी में मौखिक में ही आ जाएगा कि बच्चा सुनकर या देखकर सीख रहा है, लेकिन उसको लिखने वाले काम के अंदर आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करें। तो प्राथमिक लेवल पर बच्चों को मौखिक रूप से अधिक सिखाया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है।
भाषा को अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अब अलंकारिक भाषा का विकास मतलब क्या है? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास का मतलब क्या है? अलंकारिक का मतलब है, देखो हम जो उच्च लेवल पे बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, अलंकार का, समास का, संधि है, इन सब चीजों का क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, ताकि हमारी भाषा है या हमारा जो भी हम लिखना चाह रहे हैं उसको हम बहुत प्रभावशाली बना पाए और देख के पढ़ने वाले को लगे कि हाँ हमने कुछ बहुत अच्छा लिखा है, इम्प्रेसिव लिखा है। लेकिन प्राथमिक लेवल पर ऐसा नहीं होता है। प्राथमिक लेवल पर भाषा के अंदर अलंकारिक भाषा की प्रयोग की क्षमता का विकास करना आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर मेन मोटिव हमारा होता है बच्चों को भाषा को सिखाना। तो यहाँ पर क्या है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, देखो इसके और ऑप्शन दिए हैं कि विभिन्न संदर्भों में शब्दों का अर्थ को ग्रहण करना। ये तो बिल्कुल मेन है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो या भाषा सिखा रहे हो तो बच्चों को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो ये तो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों को सही अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं कि विभिन्न स्थितियों में अपनी बात को व्यक्त करने की कुशलता। ये भी हमारा करेक्ट है कि हमने अपनी किसी भी स्थिति में हम अपनी बात को सामने रख पाए, समझा पाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन दिया मानवीय मूल्यों का विकास करना। प्राइमरी लेवल पे हम जो स्टोरीज होती है, कुछ होते हैं, किस तरह के देते हैं जिनको पढ़ के बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। कि हम मोस्टली कहानियां हमारी इस तरीके से होती है जिसमें कोई ना कोई मोरल, कोई ना कोई नैतिक मूल्य होता है। तो मानवीय मूल्यों का विकास करना ये भी प्राइमरी लेवल का उद्देश्य होता है। लेकिन अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने की क्षमता ये हमारा प्राइमरी लेवल में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का आपका क्या उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक सामान्यतः किस विषय रुचि अधिक लेता है? कि कोई बालक है किस विषय में अधिक रुचि लेता है, आप बताओ। जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों से संबंधित हो, या फिर उपयुक्त सभी। अभी ये देखो कि हमारे अगर कोई चीज हमें बता रहे हैं, हमारे आसपास से हम उस चीज से अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो हम उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कोई भी चीज अगर सिखाते हैं तो बच्चों को अगर आपके आसपास की चीजों से रिलेट करके आप सिखाओगे ना, किसी का उदाहरण देना है, कुछ भी सिखाना है, तो अगर आप अपने घर में से किसी का एग्जांपल लेते हो या पड़ोस में से किसी चीज को, जिस चीज से बच्चा कनेक्ट कर सकता है, अगर आप बच्चों को उससे कनेक्ट करते हुए सिखाओगे तो बच्चा इजीली सीख पाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बच्चा किस विषय में रुचि अधिक लेते हैं, जो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित हो। कल्पनाओं में कुछ बोले जा रहे हो कि ऐसा हो तो वो बच्चा उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है। हर बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर जिसमें हर अरे ये चीज तो मैंने इसलिए बोलती हूँ, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसके पीछे हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढा जा सकता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कौन से विषय में बच्चा अधिक रुचि लेता है, जो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है किसको? अभ्यास की अवस्था में अब अभ्यास करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। ठांडाई का नियम है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि अभ्यास का नियम इसका ठांडाई का। तो कह रहे हैं अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, किस चीज का अभ्यास? अरे अभ्यास तो हर चीज का होता है, चाहे वो आप बोलना सीख रहे हो तो बच्चे बार बार हम उससे रिपीट करवाते हैं, क्यों? वो क्या है, वो अभ्यास ही तो है। ये छोटा बच्चा है, कोई नया वर्ड बोलना सीखा, हम बार जो भी बच्चा ने नया वर्ड सीखा हम बार उसका वही वर्ड बोले, क्यों? उससे उसका क्या अभ्यास होता है, उस चीज को वो अच्छे से ग्रैब कर लेता है, समझ लेता है। लिखने का, अब आप नया बच्चा लिखना सीखता है तो बार आप उसको रिपीट करवाते हो, लिखवाते हो, 1 पेज 2 पेज डेली आपको पेजेस देते ताकि वो बच्चा क्या कर पाए, उसके ऊपर उसका अच्छे से हाथ बैठ जाए, उसको अच्छे से लिख पाए। स्टार्टिंग में अगर लाइन आपकी क्या है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी है तो प्रैक्टिस से क्या है उसको और भी क्लियर लिख पाओगे। तो अभ्यास तो हर अवस्था में होता है, पढ़ने का भी अभ्यास होता है, लिखने का भी अभ्यास होता है, और बोलने का, मौखिक वचन का भी अभ्यास होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, पढ़ने का, लिखने का, मौखिक वचन। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ कि अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है किसको? हर एक पहलू को, पढ़ने को, लिखने को, बोलने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि भाषा विकास में सुनने बोलने की भूमिका क्या होती है। हम कह सकते हैं, जैसे आपको पता ही होगा हमारी भाषा के कौशल कितने होते हैं? भाषा कौशल कितने हैं हमारे? 4, लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, और हमारे क्या है, सुनना है। तो सबसे पहले कौन सा भाषा कौशल है जो हमारे डेवलप होता है? कोई ये लगा लो कि कोई भी छोटा बच्चा है, उससे अगर हम बात करें स्टार्ट करें तो कौन सा भाषा कौशल सबसे पहले बच्चे को डेवलप होता है? तो हमारा कौन सा होता है? सुनने का। हम छोटा बच्चा हो तो उसको बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन सुनता तो है, ये हमें क्या है, बाय बर्थ मिलती है। तो सुनने का कौशल सबसे पहले हमारा डेवलप होता है, फिर सुन के बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे
बोलना स्टार्ट करता है, उन शब्दों को समझता है कि इस शब्द पे ये प्रतिक्रिया हो रही है, ये कहा जा रहा है। जैसे हम पापा या मम्मी कुछ भी बोलते हैं छोटे बच्चों को, जो सिखाना कोशिश कर रहे हैं, उसको पता है कि पापा बोल रहे हैं तो हाँ पापा बोलेंगे, मम्मी बोल रहे मम्मी बोलेंगे, तो धीरे धीरे उन शब्दों को क्या करता है समझने लगता है, फिर सुन के समझता है और फिर समझ के उन शब्दों को प्रयोग करना स्टार्ट करता है। तो हमारे जो क्वेश्चन की हम जो बात करें, 4 भाषा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे 4 भाषा क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकित अक्षर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से पढ़ती है। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे कि कोई शब्द है, किसी को कई करते हैं ख घ या च, किसी शब्द को बोलने में क्या करते हैं उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए आप क्या करें, एक अध्यापक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं कि स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उनके समक्ष प्रस्तुत करें और धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करना। सीधी सी बात है कि जो शब्द में उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, जिस वर्ण को बोलने में उसको डिफिकल्टी आ रही है, उन शब्दों को हम क्या करें खुद प्रयोग करें और बार बार उस वर्ण से रिलेटेड क्या करें उन शब्दों को ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे के सामने प्रयोग करें, उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करवाएं, जिससे ताकि उसकी वो जो वर्ण से रिलेटेड बोलने से उच्चारण से जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्वयं द वाले शब्दों को सहज भाव से प्रस्तुत करें और धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करवाएं ज्यादा, हम ज्यादा से ज्यादा उन शब्दों का प्रयोग करें और बच्चों से बार बार उन शब्दों को बुलवाएं ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकल सके। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, बताओ। भाषा की कक्षा अगर बच्चों को लैंग्वेज सिखाने तो वहां पर कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अवसर मिले। मतलब सीधी सी बात है कि आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हो तो ये बोलने से रिलेटेड अगर आप करते हो तो भी, तो जहां बच्चों को अपनी बात कहने का मतलब बार बार अपनी बात को कह पाए और बच्चों को अपनी बात कहने का और सुनने का पूरा मौका मिले कि टीचर बोल रहा है तो बच्चा सुने कि क्या कहना चाह रहे हैं, और जब बच्चा बोल रहा है तो उस टीचर सुने कि हाँ बच्चा क्या कहना चाह रहा है। तो मतलब बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है कि वो अपनी बात को कह पाए और सुन पाए, वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्या होता है भाषा की कक्षा का माहौल होना चाहिए। क्वेश्चन था भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने का और सुनने का अधिक से अधिक अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। मौन वाचन शिक्षण, देखो वाचन, अब वाचन का मतलब बोल, तो हम अलग अलग तरीके से क्या होता है, हम कोई बच्चे को क्या आदत होती है बोल बोल कर पढ़ने की आदत होती है, किसी को क्या है चुपचाप मन में पढ़ने की आदत होती है, सस्वर वाचन जिसको बोलते हैं, सस्वर वाचन कर रहे हैं तो उनको बोल बोल के पढ़ना है, मौन वाचन कर रहे हैं, तो हर एक वाचन की क्या है अलग कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, मौन वाचन शिक्षण क्यों कराया जाता है। तार्किक भाषा योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास या दोनों का विकास, ये इनमें से कोई नहीं। तो मौन शिक्षण का उद्देश्य होता है तार्किक, ना हम लॉजिक, हम उस चीज को जब हम क्या करते हैं मन में पढ़ते हैं हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो तार्किक योग्यता का विकास करना और मनन शक्ति का विकास करना, तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों का विकास करना। तो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तार्किक योग्यता का विकास करना भी और मनन शक्ति का भी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है। भाषा का एक कार्य नहीं है, अब यह कहते हैं सामाजिक जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता की भावना का जागृत करना, तो इनमें से कौन से एक भाषा का कार्य नहीं है। विचार विनिमय को कठोर करना, यहाँ पे इस ऑप्शन से डायरेक्ट पता चल रहा है कि कह रहे हैं विचार विनिमय मतलब उस चीज पर विचार करना, सोचना, उसके बारे में बताना, उसको कठोर बनाना। भाषा शिक्षा का या किसी का मतलब क्या होता है, किसी काम को आसानी बनाना, कोई चीज जल्दी से समझ पाना। यहाँ पे कह रहे हैं विचार विनिमय को कठोर बनाना, तो यहाँ पे हमारा सीधा डायरेक्ट हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये हमारा हो जाएगा कि भाषा का एक कार्य नहीं है विचार विनिमय को कठोर बनाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। फिर हमने कहा था कि आप सीधी पूछ जाती है ये कथन किसने कहा है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, ये कथन किसका है, तो ये हो जाएगा M.A. पाई। ठीक है, M.A. पाई का क्या है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी, M.A. पाई, M.A. पाई भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी नहीं है, M.A. पाई का कथन है। ठीक है, उसके बाद है बाल विकास में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किस एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहे बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किस एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं, बोलने को, लिखने को, सुनने को या भाषा को। सीधी सी बात है, अपने भाषा विकास करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भाषा को, लैंग्वेज का, बोल कर या कोई चीज क्या करते हैं अपनी भाषा के माध्यम से उसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए किसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भाषा को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बच्चों में बोलने से क्या होता है? बच्चा बोलते हैं तो किससे बोलते हैं बताओ? किससे बोलते हैं? कि हम अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, बता पाए कि हम क्या फील कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हमारी क्या रिएक्शन है, हमारे उसके बारे में क्या थिंकिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों में बोलने से क्या होता है? अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है। बच्चों को बोलना आ गया तो वो समझा पाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो अभिव्यक्त कर पाता है, अपने विचारों को, अपने भावों को एक्सप्रेस कर पाता है अपने भाषा के माध्यम से। तो बच्चों में बोलने से क्या होता है? अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता। नेक्स्ट है, बोलने के माध्यम से बच्चों में क्या होता है? अब जब बच्चा, काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, शाय होते हैं, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं अकेले में, तो क्या होता है? जितना बच्चा बोलेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, तो उसकी क्या होता है? झिझक खत्म होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बोलने के माध्यम से बच्चे में क्या होता है? भाषा परवाह कुशल नहीं हो पाता। तो ऑप्शन ही गलत करते हैं। भाषा परवाह क्या होता है? बोलने से क्या होता है? भाषा का परवाह हमारा कुशल होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया कुशल नहीं हो पाता, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है। ये भी रॉन्ग है कि विकास थोड़ी रुकता है। विकास क्या होता है? हमारा ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो क्या है? बोलने के माध्यम से बच्चों में झिझक समाप्त हो जाती है। हाँ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों में के बोलने के बच्चों में झिझक समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा झिझक समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है। भाषा के माध्यम से छात्रों का क्या होता है? मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या केवल मानसिक और बौद्धिक विकास। तो देखो, भाषा के माध्यम से हमारा शारीरिक विकास नहीं होता, ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ रिलेटेड नहीं है। भाषा के माध्यम से हमारा किसका विकास होता है? मानसिक विकास और हमारा बौद्धिक विकास, दोनों क्या होते हैं? हमारे भाषा के माध्यम से होते हैं। कि हम बोलेंगे, बोलने से क्या आता है? कि हम अपने एक्सप्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं क्या फील करें क्या नहीं। तो उससे हमारे मस्तिष्क का मानसिक विकास होता है, साथ में हमारी बुद्धि, बौद्धिक विकास भी होता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, ए और बी, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। ठीक है, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? बोलने और सुनने की दोनों की विशेषता क्या है? देखो, अगर आप गलत सुनोगे तो क्या, सीधी सी बात है, आप गलत ही बोलोगे, या आप गलत आप उच्चारण कर रहे हो तो क्या है, वहां पर भी आप क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगी। तो कह रहे हैं क्या एक बोलने और सुनने दोनों की विशेषता है? क्या रेडियो सुनना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना या शुद्ध उच्चारण करना? बताओ, सीधी सी बात है भाई कि बोलने में और सुनने में अगर आप गलत सुनोगे तो आपका उच्चारण गलत हो जाएगा, कि आप गलत चीज सुननी है तो आप वही सीख रहे हो। अब बोलोगे तो अगर आप रॉन्ग बोल रहे हो, सीधी बात है, उच्चारण आपका करेक्ट नहीं है। तो बोलने की भी और सुनने की दोनों की विशेषता क्या होती है? शुद्ध उच्चारण का करना। कि अध्यापक का आदर्श वाचन क्या होता है? कि अगर अध्यापक रोक पढ़ रहा है तो बच्चा भी उस चीज को वैसे ही सीखेगा। तो बोलते हुए भी और सुनते हुए भी हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना, शुद्ध उच्चारण का। भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? कह रहे हैं भाषा को विकास करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, भाषा कौशल क्या है? हमारे 4 भाषा कौशल होते हैं। आपका सबसे पहले क्या है? आप सुनते हो, छोटा बच्चा होता है, फिर वो बोलने लगता है, फिर वो पढ़ना स्टार्ट करता है। और राइटिंग वाला मतलब लिखने वाली स्किल है, वो हमारे सबसे लास्ट में डेवलप होती है। ठीक है, नॉर्मल हमारी जो प्रोसेस होती है तो हमारी यही रहती है, आपकी लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, देन रीडिंग है, देन राइटिंग। ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी के अंदर आपका क्या होता है? सबसे पहले लिसनिंग वाली स्किल डेवलप होती है, फिर आपकी स्पीकिंग वाली होती है, देन आपकी रीडिंग, और एट द एंड एट लास्ट में हमारी होती है राइटिंग वाली स्किल जो डेवलप होती है। तो हम पूछा है हमसे क्वेश्चन क्या था कि भाषा के विकास का प्रथम चरण निम्न से क्या है? सबसे पहला चरण क्या होता है? सुनना। छोटा बच्चा कोई भी है जो भी भाषा सीख रहा है, सबसे पहले उसको सुनना पड़ता है, फिर वो उस चीज को सीखना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले प्रथम चरण हो गया हमारा सुनना, लिसनिंग। अब भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या होता है? फिर हमने यहाँ पे देखा है लिसनिंग के बाद दूसरा क्या होता है? स्पीकिंग, बोलना। तो भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न से क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा बोलना, भाषा विकास का द्वितीय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती हैं? आपको बताने कौन सी क्रियाएं आपकी एक साथ चलती है? पढ़ना और सुनना, पढ़ना और बोलना, सुनना और बोलना, लिखना या सुनना। तो कौन सी क्रियाएं जो एक साथ साथ चलती है? देखो, हम कोई चीज सुनते हैं, सुनकर बोलते हैं, या दूसरा बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, या हम बोल रहे हैं तो दूसरा सुन रहा है। तो कौन सी जो क्रिया है जो एक साथ चलती है? सुनना और बोलना। कि सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको सुन रहे हो,
और अगर आप बोल रहे हो तो सामने वाला क्या कर रहा है, उसको सुन रहा है। तो सुनने और बोलने वाली प्रक्रिया क्या है हमारी, साथ साथ चलती है। इस चीज को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है, वो है हमारा सुनना और बोलना। एक पर्सन बोलेगा तो दूसरा सामने वाला क्वेश्चन उसको सुन रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन किसका है, फिर वही कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन किसका है, ये है महात्मा गांधी का। ठीक है, भाषा प्रभाव को कुशल बनाने के लिए सर्वाधिक भूमिका होती है। भाषा के प्रभाव को कुशल बनाने के लिए सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है, फिर बोलने की सबसे ज्यादा, कि जितना ज्यादा आप बोलोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, बोलने की स्किल इंप्रूव होती जाती है। आपको पता चलता है कि आप कैसे बोल रहे हो, आपके शब्दों का ये कह सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा आप एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने भावों को व्यक्त कर पाते हो। तो भाषा के प्रभाव मतलब आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए, कुशल बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका होती है आपके बोलने की। देखो यहाँ पे चार दिया, बोलने की, सुनने की, लिखने की, पढ़ने की। भाषा बोलने के प्रभाव की बात करें, प्रभाव मतलब फ्लुएंसी की बात होती है, तो वो हमारे किससे रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। तो भाषा प्रभाव को कुशल बनाने के लिए सबसे अधिक भूमिका होती है हमारी बोलने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव एवं विचारों की व्यक्ति का प्रभाव होता है क्या, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति, कि आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव है उनको आपको अभिव्यक्त करना है, सामने वाले को आपको बताना है, तो किसके माध्यम से करते हैं, पढ़ के, या पढ़ के या सुनकर, या इन सभी में। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति किससे होगी, आप कोई चीज फील कर रहे हो या आप सामने वाले को कुछ बताना चाहते हो, तो आप कैसे बताओगे, बोल के बताओगे। तो ऑब्वियसली भाव एवं विचारों की व्यक्ति का प्रभाव किससे होता है, हमारा बोलने में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोलने में। नेक्स्ट है, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है, मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है, लिखना, सुनना, बोलना या भाषा। यहाँ पर हमने पहले ही वाले सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वहां पे भी बोध शक्ति है मनन वाला। तो यहाँ पे क्या है, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है, भाषा होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, तो वो क्या है, भाषा। वहां पे बेशक हम कोई चीज बोल नहीं बता रहे हो, क्योंकि हमारी कोई ना कोई लैंग्वेज हमारी होती है जिससे हम कोई भी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हमेशा भाषा क्या होता है, किसी भी मनन शक्ति का मुख्य आधार होता है। क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, भाषा में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है, भाषा। एक बच्चा अपने सामाजिक विकास करने के लिए निम्न से किस एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, अपने सामाजिक को विकास करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, फिर वही चीज आपको व्यक्ति करनी है सामाजिक विकास करने के लिए। सामाजिक विकास मतलब क्या है कि आप अपने स्कूल में, पड़ोस में किसी रिलेटिव से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक भाषा की जरूरत पड़ती है। तो हमारे सामाजिक विकास के लिए मुख्य चीज क्या है, हमारी भाषा। एक बच्चा अपना सामाजिक विकास करने के लिए निम्न में से किस एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भाषा को, पाठ्य पुस्तक को, शिक्षक को या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भाषा को। एक बच्चा अपने सामाजिक विकास के लिए किसका यूज करता है, भाषा का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भाषा का एक मुख्य कार्य है, आपको क्या बताना है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है, सीधा क्या है, भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अगर आप किसी से बातचीत ही नहीं करोगे तो कहेगा पता नहीं कैसा पर्सन है, बात ही नहीं कर रहे, इसका नेचर पता नहीं कैसा है। तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक दूसरे से बात करने में किसकी जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा बालकों के भावों और विचारों के व्यक्ति का साधन होती है, या तो उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अभी क्लास में करते इतना ही, 5 मिनट का ब्रेक और उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोगों की जो भी डाउट्स और कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं।